हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो हमारा जो यूनिट 2 चल रहा है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज, आज उसमें जो है मेन टॉपिक यानी कि एक तरह से एग्जाम में आने वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, ये जो है यूनिट थोड़ी सी लेंदी जा रही है, आई नो इट, बट एज एन जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं आपको पता होगा कि इसमें आपने रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा, देन आपने टपल कैलकुलस, डोमेन कैलकुलस एंड देन वी मूव टू एसक्यूएल। इसमें क्या है, एक्चुअली में एक तरह से आप ये मान सकते हैं दो यूनिट को एक साथ कंबाइन कर दिया, और इसमें कोई थियोरेटिकल नहीं है, इसमें कंसेप्चुअल है। अगर आपको चीजें समझ आ जाएंगी यू विल एबल टू मेक क्वेरीज, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये यूनिट में आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डेफिनेटली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी स्मॉल वन, वो ज्यादा लॉन्ग नहीं है, उनमें बहुत चीजें कम हैं। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ तो स्केड्यूल्स हैं और बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शंस एंड बहुत इजी है। बट ये जो एसक्यूएल है ये आपके लिए नीडेड भी है पढ़ना, और ऑन अ सेम नोट ये कह सकते हैं थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी है, बट आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा कंसाइज करूं। ठीक है, चलिए चलते हैं। थोड़ा सा आज हम एसक्यूएल के बारे में जानेंगे और एसक्यूएल में क्रिएट स्टेटमेंट होता है उसकी कंप्लीट डिटेल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप जो है डेटा को स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में। जैसे कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि डेटा जो है कैसे भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी, फाइल्स में भी, कैसे भी। बट अगर डेटा अनऑर्गेनाइज वे में हो तो उसमें से फाइंड आउट कर पाना इंफॉर्मेशन बहुत हार्ड होता है। सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ना तो वो किसी वे में ऑर्गेनाइज है, ऐसे समझो, ना तो उसमें क्या है टेबुलर एक तरह से अल्फाबेटिकल फॉर्म में है, डुप्लीकेसी भी है, रिडंडेंसी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं उसमें से कुछ फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ना उसमें ये लिख रखा ऊपर की कौन सा चीज नेम है, कौन सा मार्क्स है, क्या परसेंटेज है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एट रैंडम बस ऐसे ही लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि राहुल 60 और लिख दिया 927963, ऐसे लिखा हुआ है रैंडम। ठीक है, अब देखो हो सकता है, और यहां लिखा है मोहन। अब देखो बहुत पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि जो डेटा हो ये स्टूडेंट का नाम हो, ये फादर का नेम हो, ये फादर का नेम हो, ये स्टूडेंट का नाम हो सकता है ये जो आपका कह सकते हैं मोबाइल नंबर है ये फादर का और हो सकता है ये जो मार्क्स हैं ये 100 में से और हो सकता है। यानी कि जब इंफॉर्मेशन सही तरह से प्रेजेंट नहीं होती सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द थिंग्स। तो उसी चीज को सॉल्व करता है कि आप जो है अपने डेटा को स्टोर करें एक तरह से इस फॉर्म में कि उसमें से डेटा को गैदर करना भी आसान हो, उसमें से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फाइंड करना हो वो भी आसान हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपको मदद करता है कि आप जो है अपने डेटा को टेबल फॉर्म में स्टोर करें। आप जो है हर एक एट्रीब्यूट को बताएं कि उस एट्रीब्यूट में किस तरह की वैल्यू आना अलाउ है, किस तरह की वैल्यू आना अलाउ नहीं है। ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जो इंटरेक्ट करती है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? इसमें डेटा जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। देखो आपने कई सारे डेटाबेस पढ़े थे, तो उसमें से ही रिलेशनल डेटाबेस जिसमें डेटा टेबल्स की फॉर्म में होता है। ये टूल है जो मदद करता है आपको मैनेज करने में, रिट्राइव करने में आर्काइव डेटा। आर्काइव डेटा मतलब वो डेटा जो करंटली यूज नहीं है। अब ऐसे समझो आज 2024 है, ठीक है, अब जो बच्चे पास आउट हुए से 10 साल बाद मुझे शायद किसी कॉलेज में एलुमनाई हो और मुझे उन बच्चों के नंबर चाहिए हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, क्योंकि उस टाइम के 5 साल में जो बच्चे थे कौन कौन से टॉपर्स थे, मैं टॉपर्स को बुलाना चाहती हूँ, तो मैं डेटाबेस से ही डेटा को फाइंड आउट करूंगी कि आज तो मुझे पता है पर आज से 5 साल में कितने बच्चे गुजरेंगे नहीं पता होगा। ठीक है, सो सबसे पहले सबसे आइडिया ले लेते हैं भाई डेटाबेस क्या होता है। ये एक स्ट्रक्चर कलेक्शन होता है क्योंकि हम यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस। तो मैं जो डेटाबेस के कंटेक्स्ट होगा वो रिलेशनल ही होगा, यानी कि इसमें डेटा टेबल्स, रो एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। ये एक तरह की रिपोजिटरी की तरह काम करती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं एफिशिएंटली, और जब आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। अब टेबल्स क्या होती है, देखो दिस इज द टेबल। इसमें क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, दीज आर एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, नेम, है ना, ये सब क्या है एट्रीब्यूट। और हर एक एट्रीब्यूट का क्या होता है, कुछ डोमेन होता है, यानी कि रोल नंबर अगर मैंने इंट में डाला है तो इंट में ही रोल नंबर आना चाहिए। नेम, आपका जो नेम है
वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो उसमें ही आना चाहिए। तो आपकी जो टेबल होती है ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होती है, जिसमें रोज होते हैं, रोज को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, कॉलम्स होते हैं यानी कि उन्हें एट्रीब्यूट या फील्ड कहते हैं। ये इंश्योर रखते हैं कि डेटा की इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। कैसे, ये जैसे कि आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जो प्राइमरी की है, की तो अब आपको पता है जो प्राइमरी की है वो नल नहीं होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी एट्रीब्यूट को क्या बना दिया, प्राइमरी बना दिया, इसका मतलब है कि वो क्या रहेगा, वो यूनिक रहेगा। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो मतलब एवरीथिंग विल बी फाइन। तो आप कंस्ट्रेंट्स लगा के आप जो है टेबल्स पे इंटीग्रिटी को और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं। अब अगला आता है क्वेरीज क्या होती है। देखो ये क्वेरीज क्या होती है, आपने डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर दिया, अब जो डेटा स्टोर करा है वो टेबल्स की फॉर्म में है, ये तो कंफर्म है। अब जो डेटा स्टोर हुआ है उसे मुझे रिट्राइव भी तो करना है। मैं यहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना भी सिखाऊंगी और कैसे रिट्राइव करते हैं वो भी सीखेंगे। तो आपको जो डेटा है वो कैसे रिट्राइव होगा, वो रिट्राइव होगा क्वेरीज की मदद से। क्वेरी क्या होती है, एसक्यूएल कमांड्स होती हैं जो मदद करती हैं कि आपका पहले वो आपको ये भी मदद करेगी कि आप टेबल का स्कीमा बनाए। स्कीमा मतलब टेबल का स्ट्रक्चर बनाए। टेबल का स्ट्रक्चर से मतलब है कि इसमें कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम है, इनका नाम क्या हो, इनका नाम क्या क्या होंगे, नेम, रोल नंबर, एड्रेस और मार्क्स। अब साथ में आप साथ में आप इनकी क्या बताएंगे कि भाई कौन प्राइमरी की है कौन सेकेंडरी है। साथ में आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं वो मदद करते हैं। कोई आप ऐसे चाहते हैं कि मुझे उन स्टूडेंट के मार्क्स मिल जाएं जो 60% से ऊपर है, तो वो आपको मिल जाएंगे। आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो इन क्वेरीज की मदद से ही आती है। जैसे कि आप कोई डेटा को रिट्राइव करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट से मतलब है कोई आप चेंज चाहते हैं, है ना, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये एसक्यूएल क्वेरीज ही होती हैं जो आपको मदद करती हैं। आप अपना डेटाबेस बना सकते हैं, उस डेटाबेस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आसानी से कर लेते हैं। अगला आता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन जो हम इंपोज करते हैं टेबल्स के एट्रीब्यूट्स पे। आप ये लगाते हैं कि दिस इज द रेफरेंस की, दिस इज द प्राइमरी की, दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कांट बी नल, दिस एट्रीब्यूट कैन बी नल, है ना। तो दीज आर द कंस्ट्रेंट जो मेंटेन करते हैं डेटा की इंटीग्रिटी को, और ये इंश्योर रखते हैं कि भाई जो आपका डेटा है जो भी कंडीशन है उनको मीट करे। ठीक है, तो आपने देखो ये पढ़ा होगा, देखो एसक्यूएल की इतनी सारी कमांड्स हैं। डेटा डेफिनेशन, अभी ये हम अंदर नहीं जाते, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल और ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेटा डेफिनेशन लेंगे, यानी कि जिसमें आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं उसका एक स्ट्रक्चर बनाए। आज बेसिकली मैं आपको क्रिएट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी, आगे हम धीरे धीरे सब पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखो आप चाहे मैं आपको ना एक, अभी तो मैं आपको ये ऐसे पढ़ा रही हूँ ओरली, ठीक है, मैं आपको एक वीडियो में ये बना के दिखा दूंगी कि आपको या तो आपकी चॉइस है, चाहे तो आप जो है यहाँ पे मतलब मैं आपको एक रन करके दिखा दूंगी, चाहे आप ऑनलाइन का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी कंपाइलर का कर लेना, जैसे कि आप जो भी ऑनलाइन डालोगे वो यूज कर लेना, वरना MySQL सर्वर मैं आपको एक वीडियो में डाउनलोड करके दिखा दूंगी। बिकॉज अगर मैं हर एक प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगी तो इट विल बी वेरी लेंदियर, है ना। तो थोड़ा सा ये है कि मैं आपको लाइन टू लाइन यहाँ समझाती रहूंगी और आप उसे रन करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक स्मॉल सी वीडियो बना दूंगी जिसमें कि मैं MySQL सर्वर डाउनलोड करके दिखा दूंगी और एक छोटा सा डेटाबेस बना के दिखा दूंगी, सो दैट आप फर्दर बना सके अपना। ठीक है, तो सबसे पहले एसक्यूएल क्रिएट स्टेटमेंट क्या है, यानी कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि हमने ओपन कर लिया, अगर आप ऑनलाइन की बात करते हैं, आप जीडीपी कंपाइलर के अलावा कोई भी कंपाइलर यूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। आप नॉर्मल कोई सा भी करोगे, सिंपल आप क्या करोगे कि आपको डेटाबेस पे वर्क करना है, यानी कि आपको डेटा स्टोर कराना पड़ेगा पहले कि मेरी एक डेटाबेस में कितनी, जैसे मैं एक कॉलेज का डेटाबेस बनाना चाहती हूँ, मेरे कॉलेज की टीचर्स की टेबल्स होगी, है ना, कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी टेबल्स होगी। अब टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, हो सकता है अलग, और डायरेक्टर अलग टेबल, तो ये टेबल्स बनेंगी अलग अलग। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले टेबल क्रिएट करनी होती है, ये होती है क्रिएट स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, ये क्रिएट करता है सॉरी थोड़ा सा थ्रोट पे प्रॉब्लम है ना। क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। यूजर जो है
डिफाइन कर सकता है टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे, बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। देखो क्रिएट टेबल, आपको ये कैप्स में लिखना है, कैप्स में लिख लीजिए, स्मॉल में लिखना है स्मॉल में, लेकिन कैप्स ही प्रेफर किया जाता है। ये क्या है, सिंटेक्स है, ठीक है। क्रिएट टेबल, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से आप एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो। उस टेबल का क्या नाम रखना चाहते हो वो आप यहां लिखते हो, उसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हो, और एक टेबल में कितनी कॉलम्स होनी चाहिए सबसे पहले वो कॉलम लिखते हो, और उसका डेटा टाइप क्या होगा वो लिखोगे, फिर कॉलम 2 लिखोगे, फिर उसका डेटा टाइप होगा वो लिखोगे, फिर कॉलम 3 लिखोगे, फिर उसका डेटा, ऐसे ही जितने भी कॉलम्स आप चाहते हो एक टेबल में वो आप लिखोगे, और साथ में डेटा टाइप। आप उसके बाद देखो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स लगते हैं कि वो नल नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, लेकिन जो मेन होता है जो हर एक टेबल में होना जरूरी है वो है एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हर एक टपल अब देखो यहां पे देखते हैं, दीज आर टपल, ये क्या होते हैं, टपल्स होते हैं। ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। ये क्या है, टपल। जो कस्टमर आईडी है वो किसी की भी डुप्लीकेट नहीं होगी, है ना। तो यानी कि जो कस्टमर आईडी है दिस इज द प्राइमरी की। हर टेबल में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आप लगा सकते हो, लेकिन जो मेन कंस्ट्रेंट है जो हर टेबल में लगता है कि कोई एक की जो कि प्राइमरी की हो, वो बताने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं प्राइमरी की। कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं कर सकते, यू ऑल्सो डिफाइन हेयर, बट एक पैटर्न होता है तो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई, यहाँ पे एक्चुअली जो क्रिएट स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में डेटा की एंट्री नहीं करता है, ये क्या करता है, एक स्कीमा बना के देता है कि अच्छा आपकी एक टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, या कौन सा जो है एट्रीब्यूट किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, या कितनी मैक्सिमम वैल्यू वो होल्ड कर सकता है। तो मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल लिखा, फिर मैंने वो टेबल का नाम लिखा, दिस इज द टेबल नेम एम्प्लॉय। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाए, मैंने पहले क्या लिखा, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, ये 5 एट्रीब्यूट्स इसमें होंगे। स्पेस देके मैंने लिखा आईडी, मेरी जो आईडी होगी वो किस तरह की वैल्यू, किस तरह का डेटा टाइप होगा, इंट। नेम वेर केयर, वेर केयर का मतलब होता है, और केयर का मतलब भी क्या होता है, पहले तो समझो वेर केयर और केयर। केयर क्या है, करेक्टर, कितने करेक्टर स्टोर होंगे आपके, 25 करेक्टर, इसमें कितने 20 करेक्टर। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो, अगर मैं लिखती हूं वेर केयर 25 और इधर लिखती हूं केयर 25, ठीक है। तो यहां आपको पता है आपको ये पता है करेक्टर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी, उनके लिए हर एक स्काई वैल्यू होती है, उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। वेर केयर का मतलब है कि ये जो मैंने वेरिएबल, लेट सपोज एड्रेस एक मेरा वेरिएबल है यानी कि एट्रीब्यूट है जिसका मैंने टाइप वेर केयर डिफाइन किया है, ये मैक्सिमम 25 करेक्टर होल्ड कर सकता है, यानी कि 25 करेक्टर या फिर लेंथ ऑफ 25 बिट्स। करेक्टर छोड़ो, ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आएगी। 25 करेक्टर्स या 25 बिट्स को होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम 25। अगर मैंने लिखा सिर्फ, यानी कि 25 स्पेस है, मैं मानती हूँ 1 2 3 4 5 6 अप टू 25 इतना स्पेस है, और मैं सिर्फ हाई डालती हूँ तो बाकी स्पेस वेस्ट नहीं होगा, बस इतना ही यूज होगा। लेकिन आप किसी को करेक्टर डिफाइन करते हो तो आपके जो 25 के लिए मेमोरी जो भी एलोकेटेड होगी, यानी कि एक करेक्टर कितने बाइट लेता है, 1 बाइट, तो चाहे आपने 2 बाइट यूज करी हो, चाहे आपने 10 बाइट यूज करी हो, सारा का सारा डेटा में पैडिंग यानी कि एक्स्ट्रा बिट 0 0 0 0 0, क्योंकि कन्वर्ट एच भी कन्वर्ट होगा बाइनरी में, आई भी कन्वर्ट होगा, तो बाकी सब जगह 0 0 0 ऐड हो जाता है, यानी कि वेस्टेज करता है मेमोरी का। वेर केयर होता है वेरिएबल करेक्टर लेंथ, यानी कि अभी मैं आगे आपको डिफरेंस जब डेटा टाइप पढ़ेंगे ना, अभी हम सिर्फ क्रिएट के बारे में जान रहे हैं, फिर हम डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो वेर केयर आपको मदद करता है कि आप वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग लिख सकते हैं, पर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। अगर आपने 2 लेंथ की लिखी है तो बाकी मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं होगा, लेकिन केयर का मतलब है जो आपकी लेंथ होनी चाहिए वो 25 ही होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा है मैक्स, यानी कि 25, वेर केयर का मतलब मैक्सिमम साइज 25 होगा, और जब एड्रेस केयर दिया यानी कि इसकी लेंथ 25 ही होनी चाहिए। जो स्पेस बच जाएगा उस स्पेस को आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्पेस को पैडिंग से फिल करना होगा, वो अपने आप वो भर देगा। अब क्या है, अभी ये नहीं
एज क्या हो, इंट टाइप की एज 18, 19, 18.9, 18.5 आप नहीं लिख सकते। सैलरी डेसिमल में होनी चाहिए। डेसिमल का मतलब है 18 यानी कि 20000000, जिसमें एक से की लास्ट की दो 2 जो है डेसिमल के लिए यूज किए गए हैं, यानी कि 16 आप जो है 16 डिजिट लिख सकते हैं, 200025 कितनी भी लिख सकते हो, पर लास्ट की 2 कितने हैं, डेसिमल के लिए। अब आगे क्या लिखा है, आपने कंस्ट्रेन लगाए। देखो अभी आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से कंस्ट्रेन लगाने हो। जरूरी नहीं है कि ये सारे कंस्ट्रेन लगे ही लगे, आप एक एक करके सीखेंगे, बट आप जैसे बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि अब देखो जो आईडी है, अब देखो अगला मैंने क्या लिखा, प्राइमरी की क्या है, आईडी। ठीक है, इससे क्या चल रहा है, प्राइमरी की नल होनी जरूरी, नल नहीं होगी और वो यूनिक रहेगी। तो ये लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा सो दैट यू गेट सम आइडिया। तो दीज आर कंस्ट्रेन, ये क्या है आपके कंस्ट्रेन है, नॉट नल, नॉट नल, नॉट नल। यानी कि क्या बोल रहा है कंस्ट्रेन, जो आईडी है, नेम है और एज। जब आप कभी भी फॉर्म भरते हैं तो स्टार कुछ दिखता होगा, है ना, उस स्टार का मतलब क्या होता है कि दैट मस्ट बी मैंडेटरी, आपको भरना ही भरना है। यही वो मतलब है कि जब भी यूजर की एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का जब भी डेटा भरा जाए, उसकी जो आईडी है, नेम है और एज वो मैंडेटरी है, वो नल नहीं हो सकती। दिस मस्ट बी मैंडेटरी। जब आप यहाँ पे भरने चलोगे, लेट में एक भरने चलती हूं तो मेरे को लिखना होगा एक्स नेम है या वो आईडी है, आईडी 1 है, एक्स नेम है, एज 18 है। तो मैं इन 3 को खाली नहीं छोड़ सकती, चाहे मैं एड्रेस और सैलरी खाली छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पे नॉट नल नहीं लिखा है। तो अगर ये नॉट नल नहीं लिखा होता तो नेम और एज जो है खाली हो सकते थे, पर आईडी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि दैट मस्ट बी प्राइमरी की। फिर आप क्या करते हो, ब्रैकेट बंद करते हो और ये लगाते हो कॉलन। अब ये जो ये है, ये तो सिर्फ ऐसी वो कर्सर जब आप क्लिक करते हैं वो आता है, तो आप पहले पैरेंथेसिस ऑन करते हो और ऑफ बंद करते हो। हर एक एट्रीब्यूट को लिखने के बाद आप कॉमा लगाते हो, चाहे तो आप सिंगल लाइन में ही सब लिख दो, लेकिन सिंगल लाइन से बेटर है आप प्रेफर करना इस तरह से लिखना, बिकॉज क्या होगा कि आपको कहीं गलतियां नहीं होगी। जब आप इतना करेंगे तो इतना करते ही बैक एंड में डेटाबेस में आपको एक ऐसे टेबल मिल जाएगी। आपने जब रन करेंगे, मैं एक बार आपको रन करके दिखाऊंगी एक उसमें वीडियो में स्टार्टिंग का थोड़ा सा पढ़ा के, तो आपको दिखेगा कि ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसमें कि ये 5 एट्रीब्यूट होंगे और ये खाली होगी। ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है कि भाई मैंने जो टेबल क्रिएट करी, अभी हम डेटा नहीं डाल रहे, पर मैं जो टेबल क्रिएट करना चाह रही हूं वो ऑलरेडी डेटाबेस में प्रेजेंट है। तो क्या एरर आती है, एरर 1050, टेबल कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मतलब यही एट्रीब्यूट्स है, कोई चेंज नहीं है, नेम में चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। अगर ऐसा ही पहले से ही होगी तो मेरी क्रिएट नहीं होगी, और कई बार ये एरर आती है जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि भाई गलत है, पर गलत नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है क्रिएट स्टेटमेंट जो यूज करते हैं उसके साथ इफ नॉट एग्जिस्ट भी यूज करते हैं। एक सिचुएशन है व्हेन यू विल ट्राई टू क्रिएट अ टेबल विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उस सिचुएशन में ये एरर आएगी। तो इस तरह की इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करती तो टेबल बन जाए, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो टेबल बनी, बस शो हो जाएगा टेबल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, पर ऐसे एरर लिखा हुआ नहीं आएगा। इसका जो सिंटेक्स है कुछ नहीं, जैसे पहले आप लिखते हो क्रिएट टेबल, ये एक स्टेटमेंट लिखते हो कौन सी टेबल क्रिएट करनी है, बट वो टेबल कब क्रिएट होगी, अगर ये टेबल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। इफ नॉट एग्जिस्ट, दिस इज द वर्ड विच यू हैव टू राइट इफ यू अवॉइड दीज एरर, है ना। तो दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द डेटा टाइप्स, है ना। हर एक कॉलम का क्या डेटा टाइप होगा, आप चाहें तो आगे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं और कॉमा लगाना है, और आप कहेंगे मैम कॉलम 1 डेटा टाइप, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस, बट वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप अपनी गुड प्रैक्टिस बनाएं कि ऐसे लिखे। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बनाना चाहती हूं जिसका नाम है कस्टमर्स, बट ये टेबल कब बन के तैयार, इसमें डेटा नहीं, इसका ढांचा यानी कि स्कीमा कब बन के तैयार हो, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती, कौन सी टेबल, कस्टमर टेबल एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें मैंने आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी ये लिखा, इसमें बिल्कुल सेम है। और आपकी क्या है, जैसे सैलरी डेसिमल में है, एज इंट में है, एड्रेस कैर में, बिल्कुल सेम है, कोई चीज नहीं है, जो आपने अभी पीछे पढ़ा वही है, बिल्कुल
कुछ अलग नहीं है, बस मेन ये मैं रब कर देती हूँ साथ साथ, फिर आगे दिक्कत ना आए। पर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो आपकी ये टेबल्स हैं, इस टेबल में जो मेन चेंज आएगा वो सिर्फ इतना आएगा कि नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सेम बनेगी जैसे ये बनी हुई है। ठीक है, तो चलो अब हमने ये सीख लिया कि किस तरह से टेबल का एक तरह से स्ट्रक्चर बनता है, एम्प्टी स्ट्रक्चर बन गया। अब भाई एट द एंड मैंने वो बना लिया, तो मैं एट द एंड स्टोर क्या करना चाहती हूँ, डेटा स्टोर करना चाहती हूँ। तो अब डेटा कैसे स्टोर होगा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए आप यूज करते हो इंसर्ट इनटू, क्या वर्ड यूज करते हो, इंसर्ट इनटू। अब देखो कैसे, सबसे पहले क्रिएट करी। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे हम नहीं लिख सकते थे, हाँ हम लिख सकते थे, वो तो मैं आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ। इफ नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं। आपने क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करके कस्टमर नाम की टेबल क्रिएट की, दिस इज द टेबल, है ना। इसमें आपने क्या किया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज और फोन, ये सारे एट्रीब्यूट। इनमें आपने कंडीशन क्या लगाई, जो कस्टमर का नेम है वो वेरिएबल लेंथ ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, पर जो मैक्सिमम लेंथ है नाम की वो कितनी होगी, 50 होगी। यानी कि अगर सपोज मेरा नाम प्रज्ञा है, वो 6 वर्ड में आ रहा, तो मुझे 6 एक वर्ड, अगर एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट है तो सिर्फ 6 बाइट यूज होगी। लेकिन अगर मैं यहां लिख देती कैर, वेर हटा के कैर लिख देती, तो मेरा 6 लेटर में आ रहा है, मतलब 6 बाइट ले रहा है, पर बाकी जो बाइट्स है वो वेस्ट जाएगी, पैडिंग में यूज हो जाएगी। तो इसलिए हम वेर कैर का यूज करते हैं जहां पे वेरिएबल हो सकती है लेंथ। लेकिन जैसे फोन नंबर है, हमें मान के चलते हैं 10 उसका है, तो वहां हम करेक्टर यूज कर लेंगे, हर किसी का फोन नंबर 10 का ही होगा। ठीक है, फिर मैंने लास्ट नेम भी वेर केयर माना, क्योंकि हर किसी का जो नाम है वो डिफरेंट डिफरेंट का हो सकता है। कंट्री भी वेर केयर मानी, एज जो है मैंने इंट मानी, फोन जो है मैंने कैर, ये एक एग्जाम्पल लिया कैर। ठीक है, इंट भी ले सकते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे। पहले एज को मैंने इंट माना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फोन कैर कितना साइज, मैं आप इंट भी ले सकते थे, इट इज एन एग्जाम्पल। पर मुझे यहाँ पे कोई फोन नंबर लिखना नहीं था, XXXX लिखना था, तो मैंने इसलिए, क्योंकि अब किसका नंबर लिखूं यहाँ, है ना, तो फोन नंबर किसी का लिखना नहीं था, इसलिए मैंने इसे क्या ले लिया, कैरेक्टर टाइप का। आप अगर वैसे चाहेंगे तो इंट टाइप, और कैरेक्टर टाइप में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोज ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि डिजिट्स भी क्या होती हैं, कैरेक्टर होती है, बस ऐसे लिखी होनी चाहिए, है ना। तो अब आप कहेंगे मैम ये इंट चेक क्या है, चेक देखो, चेक एक कंस्ट्रेन है। जैसे आपने कौन सा कंस्ट्रेन पढ़ा, नॉट नल, दिस इज अ कंस्ट्रेन जो आप अभी पढ़ चुके हो, है ना। इनमें एग्जैक्ट अलग से कोई थ्योरी नहीं है, मैं आपको आगे देखो कंस्ट्रेन की थ्योरी भी मैं आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें आप प्रोग्राम के साथ ही सीखेंगे। नॉट नल, इट इज अ कंस्ट्रेन जो कहाँ यूज होता है, जब आपको किसी भी उसकी वैल्यू को नल नहीं कराना है, आप ये नहीं चाहते यूनिक हो पर नल ना हो, है ना। और प्राइमरी की कहाँ होती है, जहां नल ना हो और यूनिक रहे। पर चेक का मतलब है, चेक जो है आपको ये पता करने में मदद करता है। इसने क्या बोला, जो भी एज एंटर हो, अगर वो 0 से 99 के बीच हो तो ही एंटर हो, अगर वो 100 पहुंच जाएगी तो वो डेटा एंटर नहीं होगा। एज तभी एंटर होनी चाहिए, जैसे बोल देते हैं जब आप कहीं एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, तो होता है ना कि जैसे अगर आप गेट का एग्जाम देना चाहें, तो पहले क्राइटेरिया था, मतलब मेरे टाइम पे, कि 4th ईयर में हो या कंप्लीट हो गया। अब क्या है, 3rd ईयर का बच्चा भी दे सकता है। तो जब वो डेटाबेस में आपकी एंट्री होती है, गेट के एग्जाम में आपकी आईडी होती है, तो वो एज तभी एंटर होगी, यानी कि सिलेक्ट तभी होगा जब आपकी एज जो है 0 से 99 है। चेक का मतलब है चेक करना, इट इज अ कंस्ट्रेंट दैट चेक द एज मस्ट बी बिटवीन 0 to 99। ठीक है, अब इतना लिखते ही मेरे पास एक एम्प्टी टेबल बन जाएगी, जिसमें कि आप में ये वेर केयर, इसमें क्या है, दिस इज द प्राइमरी की। अब इस प्राइमरी की का होने का मतलब है कि, एक सेकेंड, इस प्राइमरी की का होने का मतलब है कि कस्टमर आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और किसी की भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ना ही नल हो सकती। ठीक है, जैसे आपके कॉलेज में आपके AKTU का रोल नंबर आता है, तो क्या किसी का भी रोल नंबर आपका नहीं आता, सबका आता है ना, सबका यूनिक होता है ना। अब देखो, मैंने ये टेबल बना दिया, मैं इसमें डेटा को फिल करना चाहती हूँ, ताकि मैं उससे कुछ मतलब एक बार जब डेटा फिल होगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी, या मैं 10 साल बाद मुझे अगर देखना है बच्चों के मार्क्स से कुछ, तो पहले डेटा फिल होना चाहिए। इसके लिए आप यूज करते हो इंसर्ट इनटू। किसमें इंसर्ट करना है, कस्टमर नाम की टेबल में। ठीक है, अब
मैं आपको अलग अलग तरीके सिखाऊंगी, बट जो मोस्ट पॉपुलर तरीका है वो यही है, ठीक है। इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। इंसर्ट इनटू एक स्टेटमेंट है, किस टेबल में इंसर्ट करना है, कस्टमर में। अब इसके बाद आप ब्रैकेट ऑन करते हैं और आप जो है जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं 1 2 3 4 5 6 वो सारे पहले एक साथ लिख देते हैं। यानी कि जो पहली वैल्यू होगी इट इज ऑटोमेटिकली मैप टू कस्टमर आईडी, सेकंड वैल्यू मस्ट बी पर्टिकुलर टपल की जो सेकंड वैल्यू होगी वो कस्टमर नेम है, लास्ट नेम है, कंट्री में, एज में, फोन में। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपसे गलती हो सकती है, तो आप जो है सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और जो भी एट्रीब्यूट्स है मतलब वो लिख दिए। यहाँ पे आप ये नहीं लिखते कि हर एट्रीब्यूट में क्या क्या कंस्ट्रेंट लगाए। अब उसके बाद आप लिखोगे वैल्यूज इंसर्ट। अब अच्छा एक चीज समझो, जब आपको याद है जब पीपीएस में कई बार बोला गया था कि एसक्यूएल एक 4th जनरेशन लैंग्वेज है, एसक्यूएल डेफिनेटली 4th जनरेशन लैंग्वेज है, क्योंकि जो आप ये दिस इज अ कोडिंग, और जो आप कोडिंग कर रहे हो नॉर्मल बिल्कुल इंग्लिश है कि आप पढ़ के भी देखो। क्रिएट करना है टेबल, टेबल का नाम है कस्टमर, ये क्या है इसके एट्रीब्यूट, मतलब बिल्कुल अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है तब तो देखो दिक्कत है भाई, चेक वेर केयर। बट अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आए तो आपको ये बहुत इजी लैंग्वेज लग रही होगी। वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज डालनी है, 1 शुभम ठाकुर इंडिया 23, और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ नंबर। इसे आप इंटीजर भी बना सकते थे, आप इसे कैसे जो आप चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब मैं नंबर क्या डालती, ठीक है। ऐसे ही सेकंड अमन चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया, ये आपने 5 की वैल्यूज दी, और देखो बाद में एक को लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, दूसरे का लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, तीसरे का लिखने के बाद आपको कॉमा, और लास्ट में सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट एंड होगा सेमीकोलन से, जैसे सी में होता था वैसे ही होगा, ठीक है। और बस जो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब आपने ये क्या माना है, प्राइमरी की सिर्फ एक ही तो आपने कंस्ट्रेंट लगाया, तो अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू दे देती तो ये इंसर्ट नहीं होती, आपको एरर आ जाती। या आपने एज पे कंस्ट्रेंट लगाया 0 से 99, अगर मैं सपोज लेट में मानती हूँ इसकी एज मैंने 100 दे दी, तो ये डेटा इंसर्ट नहीं होता, योर एज इज आउट ऑफ द रेंज, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट का ध्यान रखते हुए ही डेटा फिल करना चाहिए। मतलब आप कहेंगे मैम हमें नहीं पता, हाँ आपको नहीं पता जब, लेकिन जब आप डेटाबेस बनाते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, तो आपको ये चीजों का थोड़ा सा आइडिया रहता है अपना, लेकिन जब रिट्राइव करते हैं डेटा तब कोई जरूरत नहीं होती। और वैसे भी मैसेज आ जाता है कि आपने टेबल में जब आप गलत लिखेंगे तो एक मैसेज पॉपअप होगा कि भाई एज जो है ज्यादा है, ठीक है। इतना करते ही आपकी ये टेबल बनके, मतलब अभी तक तो ये खाली टेबल थी, सिर्फ एक ढांचा था कि जिसमें पता था कि कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन इतना करते ही ये वाला स्टेटमेंट लिखते ही, मतलब आप कहेंगे मैम अलग अलग लिखना है, जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो पहले आप ये लिखेंगे, इतना लिखने के बाद ये क्रिएट हो जाएगा, इसके नीचे इसे अटैच, यानी कि इन दोनों को अटैच कर देंगे तो आपका ये और ये लिखने के बाद आपको ये टेबल मिल जाएगी, यानी कि बैक एंड में स्टोर हो जाएगी। इसको मैं आपको दिखाऊंगी जब अगर आप ऑनलाइन पे करेंगे तो ये टेबल्स आपको दिख जाएंगी, कुछ ऑनलाइन कंपाइलर पे नहीं दिखेंगे एसक्यूएल के, लेकिन ये बैक एंड में क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन जब आप MySQL सर्वर पे मैं आपको करके दिखाऊंगी तो वहां पे सब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ज्यादातर अभी स्टार्टिंग में 1-2 लेक्चर्स तो मैं आपके यहाँ पे पहले समझाऊंगी थोड़ा सा, फिर जब आपको थोड़ा सा डेटाबेस बनाने का आइडिया हो जाएगा तो मैं एक लेक्चर में सारे, मतलब कल के बाद 2 लेक्चर थ्योरी लूंगी, उसके बाद एक लेक्चर में सारे मैं आपको डेटाबेस के वो सारी चीजें करा दूंगी, ठीक है। एक प्रोग्राम में एक छोटा सा डेटाबेस बनाया, उसमें क्रिएट करके दिखाना, फिर इंसर्ट करके दिखाना, कुछ भी मैनिपुलेशन करके दिखाना, ताकि आपको बस एक आइडिया लग जाए, फिर तो आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अब देखो, एक तो मैं टेबल न्यू टेबल बनाना चाहती थी पहले से ही कि अवेलेबल नहीं है तो, बट मैं किसी और टेबल से कुछ पर्टिकुलर डेटा को पिक करना चाहती हूँ, पूरे डेटा को नहीं चाहती, यानी कि क्रिएट अ टेबल फ्रॉम अनदर टेबल। तो आप कैसे करते हो, सबसे पहले यहां पे क्रिएट करो टेबल, क्रिएट टेबल, न्यू टेबल क्रिएट होगी, उस टेबल का नाम क्या है, सब टेबल, ठीक है। आपकी जो न्यू टेबल बन के आएगी उसका नाम है सब टेबल, एज सेलेक्ट कस्टमर आईडी कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, यानी कि जो आपकी टेबल बन के आई है, एक मिनट से मैं यहां से, दिस इज योर सब टेबल, है ना। ये जो आपकी बन के आई है ये आपकी कस्टमर टेबल थी, ये मेन टेबल थी, इस टेबल से सिर्फ
इतना डेटा उठ के आया है, यानी कि आप पहले से ही अवेलेबल टेबल से न्यू टेबल भी बना सकते हैं। कैसे? आप जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके। सिलेक्ट जो है क्वेरी में भी यूज होता है, लेकिन अभी हम फिलहाल देखो क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं पर्टिकुलर पुरानी अवेलेबल टेबल में से सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को पिक करूं, वो पोर्शन क्या है? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, यानी कि कस्टमर टेबल में से मुझे सिर्फ वो नीडेड है जो कि कस्टमर आईडी है और वो है। लो मैं से थोड़ा सा डार्क लिख देती हूँ ताकि ठीक है। क्या लिखना है? ये है आपकी सब टेबल। और देखो एक चीज का और याद रखना कि जैसा लिखा है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही लिख के आएगी टेबल। या मतलब ये चीज याद रखना। वो तो आपको पता है केस सेंसिटिव, एसक्यूएल इज ऑल्सो केस सेंसिटिव, क्योंकि भाई एक चीज समझो, मैंने एक टेबल का नाम लिखा कस्टमर, ठीक है, एक टेबल का नाम लिखा, ठीक है, एक टेबल का नाम लिखा सब कुछ कैप्स में, बाकी वाला स्मॉल में। तो आपके लिए मीनिंग सेम है कि भाई कस्टमर है, लेकिन एक्चुअली में जो आप जब डेटा स्टोर कर रहे हैं तो दीज आर डिफरेंट। तो इससे पता चलता है केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब अगला कंस्ट्रेन इन एसक्यूएल। क्या क्या कंस्ट्रेन होते हैं एसक्यूएल में? सबसे पहला कंस्ट्रेन है नॉट नल, यानी कि अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट के आगे नॉट नल लिख देते हैं, इसका मतलब है उसमें जो है उस पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो नल नहीं हो सकती। डुप्लीकेसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डुप्लीकेट हो सकती है, बट दैट मस्ट नॉट बी नल। Cannot store a null value in a column. That if a column is specified as not null, then we will not able to store null in this particular column anymore. यानी कि वो पर्टिकुलर कॉलम, लेट जैसे कि मैं यहाँ दिखाती हूँ, मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था कि मैंने इसको क्या माना है? नॉट नल। तो आईडी जो है नल नहीं हो सकती। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, सिर्फ अभी ये लाइन हट गई, तो इस लाइन को हटाते ये तो कंफर्म है कि आईडी डुप्लीकेट भी हो सकता है लेकिन नल नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसी लाइन को जोड़ दूं तो भाई डुप्लीकेट भी नहीं है और नल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। अब यूनिक, यूनिक का मतलब है हर एक वैल्यू जो है यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या मैम नल भी यूनिक है? ऑफ कोर्स। सपोज मेरा एक मैंने क्या डाला? नेम। नेम मेरा एक कॉलम है, इसको मैंने बोला यूनिक। तो यूनिक का मतलब है कुछ वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। पर नल ऑल्सो अ यूनिक वैल्यू, वन टाइम, एक बार तो वो यूनिक रहेगी। यानी कि आप यूनिक और नॉट नल को अगर ऐड करते हैं, यानी कि अगर मैं बोल देती हूं नॉट नल प्लस यूनिक, अब ये दोनों कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए और नॉट नल नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट की डुप्लीकेसी भी हट गई और क्या हट गई? आपकी नॉट नल की वैल्यू। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी की, है ना। ये लिखा हुआ है कि जब आप पर्टिकुलर कॉलम में जो है वो यूनिक बोलते हैं तो डुप्लीकेसी नहीं होती, वैल्यू रिपीट नहीं होती। अब अगला क्या है? आपकी प्राइमरी की। तो आप कहेंगे मैम प्राइमरी की काम तो कर रहे हैं, दोनों जगह अलग अलग क्यों? देखो कई बार ऐसी सिचुएशन है, आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी की दोनों एक साथ प्रोवाइड करती है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि बस वैल्यू यूनिक हो जाए, यानी कि नल एक बार आ सकता है मतलब किसी उसमें, पर आप चाहते हैं कि बस नल ना हो, डुप्लीकेसी इज अलाउड। तो प्राइमरी की तो दोनों एक साथ करती है, वो एक तो नहीं करेगी। तो और हर किसी को प्राइमरी की बनाया भी नहीं जाता। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि हर एक वो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, ना तो उसमें वैल्यू नल हो ना उसमें वैल्यू डुप्लीकेट हो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है? फॉरेन की एक की होती है जो किसी और टेबल की प्राइमरी की होती है। जैसे कि मेरे पास एम्प्लॉय है, इसकी EID, नेम, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब 1 2 3 4 अगर मैं इसे प्राइमरी की बना रही हूं कि दैट वैल्यू मस्ट बी यूनिक, ये यूनिकली हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। अब नेम मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये डुप्लीकेट भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दैट इज फॉरेन की।
ये कई बार ना पेन का इशू हो जाता है ना। आप सपोज 100 चीजें लिखी हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3, D1 D2 D3, AIML, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि दिस इज द फॉरेन की एंड दिस इज द प्राइमरी की, यानी कि ये जो की है इसको रेफर कर रही है, यानी कि इसमें ना तो कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे में ये हो सकता है D1 D2, यानी कि दो डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है, ये दिस इज ऑल्सो D1 लेट, यानी कि A और B किससे बिलोंग करे, AIML से, ये चल जाएगा। हो सकता है यहाँ नल हो, नल का मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें कोई एक ऐसी भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी कि D4 इज नॉट अलाउड। फॉरेन की कंस्ट्रेंट ये कहता है कि फॉरेन की मस्ट कंटेन दैट वैल्यू विच बिलोंग्स टू द प्राइमरी की ऑफ एनी अदर टेबल। नल वैल्यू इज अलाउड but it does not contain any kind of value which does not belong to the primary key of that particular table। यानी कि जिसको ये रेफर कर रहा है या तो वही वैल्यूज हो या ना हो, पर अलग से कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगला चलते हैं चेक। चेक का आपको पता है ये एक पर्टिकुलर टेबल पे हम कंडीशन लगाते हैं कि वो पर्टिकुलर टेबल उस पर्टिकुलर टेबल के किसी एट्रीब्यूट पे, लेट सपोज ये मेरा एट्रीब्यूट है एज, एज पे मैंने क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है कि जो एज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। उन्हीं लोगों को हम जो हैं ये कह सकते हैं एडमिशन देंगे या फिर वोट करने देंगे। तो इसके बेसिस पे जो आपका डेटा है वो छट जाता है, या उन्हीं लोगों की रजिस्ट्रेशंस होती हैं जो क्या है 18 से ज्यादा होते हैं, 18 के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्या है, दिस कंस्ट्रेंट हेल्प टू वैलिडेट द वैल्यू ऑफ कॉलम टू मीट अ पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। फिर अगला होता है डिफॉल्ट वैल्यू, यानी अभी आपको डिफॉल्ट आगे सीखोगे आप, ये रहा इसका अगला एग्जाम्पल यहाँ है, यहीं से आपको सब पता लग जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब होता है जैसे कि सपोज मैंने बोला कैटेगरी, जब आप कहीं फॉर्म वगैरह भरने जाते हैं तो आपको पता होती है कैटेगरी क्या होती है, एक तो जर्नल होती है, OBC होती है, SC ST होती है, ठीक है, ये 3-4 कैटेगरी हैं। और जर्नल में EWS आगे हो तो छोड़ो अभी, तो ये जो दो होती हैं इनको रिजर्वेशंस होते हैं बहुत सारे, है ना, तो बट इनके लिए सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है, OBC में भी होते हैं। लेकिन अब अगर आपने ये भाई देखो, आपने किसी ने कैटेगरी कोई भरना भूल गया तो आप क्या करोगे उसको SC ST या OBC तो नहीं डाल सकते, जर्नल को कोई प्रेफरेंस मतलब ऐसा कुछ नहीं है, है ना, रिजर्वेशन टाइप नहीं है, वो अभी आया EWS का। तो आप ये बोल सकते हो कैटेगरी एक एट्रीब्यूट है, अगर कोई यूजर इसमें वैल्यू नहीं डालता या फिर जब आप डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें कोई वैल्यू नहीं डलती, तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या आ जाए, जर्नल वैल्यू डल जाए। यानी कि सपोज ABCDE, ए पर्सन OBC से है, तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई सर्टिफिकेट वगैरह ऐड हो रहा होगा, कुछ प्रूफ के लिए यूज हो रहा होगा, ये SC से है, ये ST से है। अब अगर D पर्सन उसका डेटा नहीं है, आपको पता है जर्नल के कोई प्रूफ नहीं देना, तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जर्नल, ठीक है। या फिर जब कई बार बच्चे जैसा मार्क्स भरते हैं आपके या अटेंडेंस भरते हैं, तो अटेंडेंस में बाय डिफॉल्ट आप डाल दो कि अगर जहां पे खाली स्पेस है वहां ऑटोमेटिकली क्या आ जाए, एब्सेंट आ जाए। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यही होता है जो बताता है कि पर्टिकुलर कॉलम में अगर वैल्यू नहीं आई है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल है, मैंने अभी एक टेबल बनाई है, दिस इज द स्ट्रक्चर, अभी हमने वैल्यू नहीं, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी, SQI कुछ भी, सप्लायर आईडी, ये डाली। आपने क्या बोला, ये प्रोडक्ट आईडी किस टाइप का होना चाहिए, इंट टाइप का होना चाहिए, इसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये क्या है, नॉट नल कंस्ट्रेन है, यानी कि कोई वैल्यू नल नहीं होगी। अब प्रोडक्ट नेम क्या है, वेर कैर, यानी कि इसकी जो नेम हो सकती है उसकी मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आ सकते हैं, 100, इसमें मेमोरी स्टोरेज वेस्ट नहीं होती, क्यों, क्योंकि अगर 100 से कम है तो उतनी ही बाइट्स यूज
यूज होंगी। तो ये नॉट नल कंस्ट्रेन है। अगला क्या है, डेसिमल, ये क्या है, सैलरी है, यानी कि प्राइस है, सॉरी प्राइस कितना होना चाहिए 10। अब यानी कि और लास्ट की जो 2 डिजिट है वो किसके लिए, पॉइंट के। लेकिन आपने कंडीशन क्या लगाई है, जो प्राइस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। या फिर मैं लिख सकती थी प्राइस जो है ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। तो ये इसमें वो ही वैल्यूज पुट होंगी जहां पे जो की प्राइस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगला क्या है, कैटेगरी। कैटेगरी में आपने बोला हो सकता है ओबीसी या कुछ भी डाला हो, लेकिन अगर गलती से डालना भूल जाते हैं आप कैटेगरी में वैल्यू, तो डिफॉल्ट क्या स्टोर हो जाएगा, जर्नल। ये आपको पता है करेक्टर है, करेक्टर को आप स्टोर करते हैं कोट्स में, तो आपने सिंगल कोट्स लगा दिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रेन है। और मैक्सिमम कितना हो सकती है लेंथ, 50। एसक्यूआई यानी कि जो भी एसक्यू है आपने डाल देगी, कुछ भी एसक्यू डालना है, कस्टमर की कोई आइडिया कुछ, वो यूनिक होनी चाहिए, यानी कि डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड, है ना। बट एक वैल्यू नल हो सकती है, क्योंकि यूनिक में नल, एक आपने सपोज एक टेबल बनाई और इसमें आपने डाला 1 2 3 और आप यहाँ पे क्या डालते हो, नल, तो ये भी एक यूनिक वैल्यू है, यूनिक अलाउड है, लेकिन हम यूनिक में नल अलाउड है पर हम डालते नहीं है, ठीक है। अब सप्लायर आईडी, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी की प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्राइमरी की। अब अगला देखो, मैंने क्या बोला, मेरे पास सप्लायर आईडी है, आपको दिख रहा है ये टेबल कैसे बनेगी, देखो दिस इज द टेबल। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी, प्राइस, कैटेगरी, एसक्यूआई, सप्लायर आईडी। ये सप्लायर, ये आपकी टेबल है। एक तो आपकी क्या है, कस्टमर आईडी है, वो कस्टमर टेबल है आपकी, और एक है सप्लायर टेबल। अब जो कस्टमर टेबल है उस टेबल में जो सप्लायर आईडी है वो इसको रेफर कर रही है, यानी कि दिस इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल, दिस इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। और ये क्या कर रही है, रेफर कर रही है, किसको, इसको रेफर कर रही है। यानी कि इसमें सिर्फ वही वैल्यू आ सकती है जो इसमें प्रेजेंट है। तो इसे लिखने का तरीका कैसे है, फॉरेन की सब, ये जो सप्लायर आईडी है ये क्या है, फॉरेन की है, किसको रेफर कर रही है, सप्लायर नाम की टेबल को। उस टेबल में कौन से एट्रीब्यूट को, सप्लायर आईडी को। यानी कि इस वाले में से सबसे पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं प्राइमरी की, ऐसे यहाँ लिखेंगे फॉरेन की। प्राइमरी की इस टेबल में कौन सी है, प्रोडक्ट आईडी, यानी कि प्रोडक्ट आईडी इज योर प्राइमरी की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल। अब क्या है, सप्लायर आईडी, सप्लायर आईडी इज योर फॉरेन की। ये फॉरेन की है तो किसको रेफर कर रही है, किसी की को रेफर कर रही होगी। की के किसी की कौन सी टेबल से बिलोंग करती है, किसी टेबल से बिलोंग करती है। रेफरेंस, ये क्या है, स्टेटमेंट्स, किस टेबल को, सप्लायर टेबल को, कौन सी प्रोडक्ट को, इसको, तो इसे बोलते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अब आप देखो, मैंने अभी आपको बताया था कंस्ट्रेंट्स हो गए हमारे, हमारे कंस्ट्रेंट क्या है, यूनिक, नॉट नल, आपका फॉरेन की, प्राइमरी की, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब मैंने आपको एक बहुत पॉपुलर तरीका बताया था कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में। सबसे पॉपुलर तरीका यही था कि आप पहले इंसर्ट इनटू कस्टमर और सारे ये एट्रीब्यूट्स डाल देंगे और उनकी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। लेकिन बहुत सारे तरीके और भी हैं, तो अब इंसर्ट इनटू कि कैसे इंसर्ट करते हैं उस पे चलते हैं। वैसे रब कर देते हैं ताकि
ठीक है। तो इंसर्ट इनटू क्या है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मदद करता है किसी भी न्यू रो को ऐड करने में, किसी टेबल जो पड़ी है डेटाबेस में। ये अलाउ करता है कि आप जो है या तो किसी मतलब सारे कॉलम्स में डेटा फिल कर दें या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम में भी करना चाहते हैं, वो भी अलाउ करता है। यानी कि मैं सिर्फ चाहती हूँ, देखो मेरे पास कॉलम्स है नेम, रोल नंबर, एड्रेस और क्या है एज। अब देखो सपोज ये मेरी प्राइमरी की है ना, तो ये तो वैल्यू नल नहीं होगी, लेकिन मैं बस चाहती हूं कि बस इतनी ही वैल्यू, मुझे एड्रेस और एज से नहीं फर्क पड़ता, तो ये भी अलाउ करती है। इट अलाउ द इंसर्शन ऑफ डेटा आर्डर बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम अलोंग विद द वैल्यू। यानी कि आप कॉलम नेम दें, उसके बाद नीचे वैल्यू लिखे, जो भी आपको सिखाया था, या आप जो है सारे कॉलम्स की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं बिना कॉलम नेम लिखे। और साथ में ये तीसरा पॉइंट है जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तीसरा पॉइंट है कि आप पर्टिकुलर किसी कॉलम में भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको तीनों सिंटेक्स सिखाती हूँ। तो इस तरह से आज आपका क्रिएट, आपने एक टेबल क्रिएट करनी सीख जाएंगे, और ना सेम नोट आप कैसे उस टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो पहला क्या है, ओनली वैल्यूज, यानी कि आप सबसे पहले लिखते हो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, जैसे कस्टमर टेबल का नेम हो गया या एम्प्लॉय टेबल का, जो भी टेबल का नाम है वो लिखते हैं। उसके बाद वैल्यूज, एक स्टेटमेंट है उसके अंदर वैल्यू लिखते जाते हैं। यानी कि आपने सपोज मैंने एक टेबल बनाई एम्प्लॉय नाम की, ठीक है, पहला है नेम, फिर आईडी, फिर है सैलरी, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, है ना, आप डाल दोगे रमेश, और आपने डाला 2 और 20, कुछ ऐसे डाल दिया। तो जो पहली वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट वो नेम में चल जाएगी, दूसरी आईडी में, इसी से बस ऐसा हो सकता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपने टेबल में पहला एट्रीब्यूट किसको माना था, दूसरा किसको। तो आप नहीं लिखते हो तो बस का ड्रॉबैक यही है कि आपको ध्यान रखना होता है। देखो उसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो टेबल का नेम होता है भाई क्या है, और ये वैल्यूज जो आप रिकॉर्ड के लिए डालते हो। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। अब ऐसा ही है कॉलम नेम एंड वैल्यूज। अब देखो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब सबसे पहले जो है दो ये वाले का मैं आपको वो दिखाती हूँ, एक से देखो ये वाला मैंने आपको बताया। अब इसकी जो है हम वो देखते हैं क्या हो गया, पर हाँ पहले उससे ही सीखते हैं ताकि आपको समझ आएगा। पहले ये दोनों कंप्लीट करते हैं फिर एक साथ। अब क्या है, कॉलम नेम एंड वैल्यू बोथ, यानी कि पहले में सिर्फ आपने वैल्यूज डिफाइन की थी, अब क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, कितने कॉलम्स हैं वो बताते हैं, और उन पर्टिकुलर कॉलम से मैपिंग वाली कितनी वैल्यूज हैं वो आप बताते हैं। टेबल का नेम जो भी होगा, कौन कौन से टेबल का नेम है और उस पर्टिकुलर टेबल के इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या वैल्यू करेगी, ये आप लिखते हैं। अब देखो दोनों तरीके से सिखाती हूँ। देखो मैंने सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करी, क्योंकि भाई वैल्यू इंसर्ट करने से पहले आप देखो मैंने कहा ना एक साथ लिखते हैं। आपने क्रिएट करी एक टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट, आपने उसमें 5 एट्रीब्यूट्स दिए, रोल नंबर इंट टाइप का होगा, ये वेरकेर टाइप का होगा, ये वेरकेर, आप कैर भी यूज कर सकते हैं, मेमोरी वेस्ट होती है, फोन वेरकेर होगा, और ये क्या होगा, इंट। अब मैंने वेरकेर इसलिए दिया है क्योंकि क्या वैल्यू लिखती करेक्टर, आप इंट भी दे सकते हो और आप चाहें तो। और ये आगे क्या स्पेसिफाई करता है कि जो एड्रेस होगा वो मैक्सिमम 100 करेक्टर कर सकता है, ये 50, और ये एज इंट का मतलब है इंट 2 बाइट लेता है ना, 2 या 4 बाइट वो नॉर्मल है। तो अब मैंने क्या करा, इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल, स्टूडेंट, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट थे, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एज, पहले ये लिखा, और उसके बाद क्या लिखा, स्पेस देके वैल्यूज। आप यहाँ भी मैंने आपको बताया था ना, एक लाइन में भी लिख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लाइन में भी लिख सकते हैं, ये आप पे होता है कि आप यहाँ लिखें या नीचे, आपकी मर्जी है। आप कोशिश आप चाहें तो सबसे बेस्ट क्या तरीका है, देखो जैसे मैंने यहाँ दिखाया था नीचे लिखें, तो इट विल बी अ गुड हैबिट कि आप नीचे लिखें, ठीक है, बट गलत कुछ नहीं है क्योंकि आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे काट के यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या डाला देखो, अब मैंने जब ये टेबल में यहाँ पे लिख दिया तो मुझे दिख रहा है
कि भाई रोल नंबर 1 है, नेम राम है, एड्रेस दिल्ली है, फोन नंबर ये है, एज। तो ये गुड वे है लिखने का, बट आपके पास चॉइसेस होती हैं, आप चाहे कैसे भी लिखें। तो देखो इतना करते ही मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसमें ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो देखो पहले से ही इस टेबल में ये सारी वैल्यूज स्टोर थी। और देखो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, वैसे यहाँ लिखा है बट आप वैल्यूज यहीं लिखें, क्योंकि एक हैबिट बना के चलें, यहाँ लिखे ही ना। और ये कैप्स में लिख लें, स्मॉल में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कैप्स में लिखिए, थ्रू आउट सही रहता है। इससे ये भी पता चल जाता है दीज आर लाइक आपके क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं मेन, है ना। अब इसके बाद देखो इतना करते ही मैंने क्या है 5 स्टेटमेंट्स ऐड करते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 आ गए, राम, रमेश, सुजीत, सुरेश। और ये मैंने और कोई कंस्ट्रेंट लगाया ही नहीं था, सिर्फ क्या कंस्ट्रेंट था कि रोल नंबर मस्ट बी द प्राइमरी की एंड इट डज नॉट कंटेन अ डुप्लीकेट वैल्यू। मैं रोल नंबर के थ्रू लिख सकती हूँ, मतलब इसमें तो सारी चीजें डिफरेंट हैं, लेकिन अगर नेम जो है आपका क्या होता सेम भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। बस ये है कि जो लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 50, इसके अलावा कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं। अब एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ये क्या है, स्टूडेंट का नेम है, आपकी टेबल है, दिस इज अ स्टूडेंट टेबल। ये आपको इतना करने के बाद ये मिली। अब हो सकता है मैंने एक बार ये टेबल बना दी, अब मैं बहुत ज्यादा डेटा नहीं डालना चाहती, बस एक बच्चे का डेटा है या कुछ भी डालना चाहती हूँ, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे जो इस केस में मैं कर रही थी, यहाँ पे मैंने क्या करा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी कि टेबल और उसके पहले एट्रीब्यूट्स लिखे। पर मैं नहीं चाहती लिखना, तो मैं नहीं लिखूंगी। मैंने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और फिर इसे छोड़ के वैल्यूज लिख दिया, और बाद में 5, हर्ष, वेस्ट बंगाल, फोन नंबर और एज। बट मुझे बस ये ध्यान रखना होगा कि भाई मैपिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये जो जाएगा वो रोल नंबर में ही जाएगा। अगर आपने गलती से यहाँ पे हर्ष लिख दिया होता तो इट विल गिव एन एरर, ठीक है। और आपको ये डबल कोट्स में ही लिखना होता है सब। देखो अब जैसे कि ये एज है, आपने क्या लिखा, एज आपने ये लिखी है। अब यहाँ पे जो 5 है, कुछ देखो जो आपके कुछ कंपाइलर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आप जो हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई एज जो इंट वैल्यूज हैं, जैसे कि क्या है, इंट आपकी रोल नंबर और एज क्या है, इंट टाइप के हैं, तो इसमें फिर डबल कोट्स ना लिखें, सिंगल कोट्स में ही लिख लें, मतलब बिना कोट्स के लिखे, यानी कि ये 19 रहेगा, ठीक है। जो आपका ये है ये विदाउट कोट्स रहेगा और ये विद कोट्स रहेगा। अब अगला क्या है आपका, देखो अब मैं अगर इसमें इंसर्ट करना चाहती हूं कि मैं पर्टिकुलर किसी कॉलम में इंसर्ट करना चाहती हूँ वैल्यू, उसमें नहीं इंसर्ट करना चाहती, तो इसके लिए तरीका क्या है आपका कि आपने क्या करा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम और एज। सिर्फ मैंने वो एट्रीब्यूट्स डाले जिनमें मैं वैल्यू डालना चाहती हूँ, यानी कि रोल नंबर मैप हो जाएगा 5 से, नेम एज हो जाएगा प्रतीक से, एज हो जाएगा 19 से। बाकी ये 2 वैल्यू तो मैंने दी ही नहीं है, तो जब मैंने ये 2 वैल्यू नहीं दी है तो आप जो है इनमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल आ जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट तो लगाया ही नहीं था। अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा देती नॉट नल, तो फिर आपका एरर शो होता कि भाई आप वैल्यू डालिए एड्रेस की और उसकी। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं, ठीक है। बाकी आपका एक सेकेंड, ये वाला हो गया है, यहां तक आपका मैंने कंप्लीट करा दिया, यानी कि इससे आपको पता लग गया कि आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यूज को, और ऑन अ सेम नोट कैसे कर सकते हैं आप क्रिएट टेबल।